हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेज। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2014 का पेपर। 23 फरवरी 2014 को यह परीक्षा हुई थी। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, जो कि इसमें हम डिस्कस करेंगे हिंदी को लगभग कंप्लीट कराने जा रही हूँ। मैंने आपकी जो सीडीपी है, सीडीपी, ईवीएस और आपकी संस्कृत, इन तीनों को मैंने कंप्लीट डिस्कस करा दिया है। तो आपने इनको नहीं देखा है तो मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ पर विजिट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने 2011 से लेकर आपका जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ है 2022 का, और आपकी जो निरस्त परीक्षा हुई है, पेपर लीक हो गया था, मैंने इसको भी आपको डिस्कस करा दिया है। तो आप इन सभी क्लासेस को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, क्योंकि आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं यहाँ से आपका 40% पूछा जाता है। तो इनको आपको क्लियर बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका कि संकर शब्द किसे कहते हैं। आपको बताना है कि संकर शब्द किसे कहते हैं। ग्रामीण भाषा का शब्द, संस्कृत भाषा का शब्द, ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द, या दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो जो संकर शब्द होते हैं वह क्या होते हैं? जो दो भाषाओं से मिलकर के बड़े शब्द होते हैं वह आपके संकर शब्द होते हैं। जो दो भाषा के शब्दों से मिलकर बने होते हैं वह आपके क्या होते हैं? संकर शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 आता है, सुत शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। सुत शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो ईय प्रत्यय का, ई प्रत्यय का, इक प्रत्यय का, या फिर आ प्रत्यय का। तो सुत शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो इसमें आ प्रत्यय का होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। इसमें आ प्रत्यय का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 3 आता है कि नाक का बाल होना। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना, पालतू होना। जो आपका नाक का बाल होने का मतलब क्या हो जाता है कि अधिक प्रिय होना। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाता है कि नाक का बाल होने का मतलब है अत्यधिक प्रिय होना। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है कि अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। अश्व का पर्यायवाची शब्द है वह निम्नलिखित में से कौन सा है। घोड़ा है, घोटक है, कटक है, या फिर है। तो अश्व का पर्यायवाची शब्द बताना है, इसमें कौन सा नहीं है। नहीं पूछा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। यह कटक है, यह पर्यायवाची शब्द नहीं है। किसका? अश्व का यह पर्यायवाची शब्द नहीं है। पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या होता है? इनका अर्थ समान होता है, वही आपके क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है आपका कटक, यह अश्व का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है कि जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, वाक्य के लिए शब्द कौन सा है। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है उस वाक्य के लिए कौन सा शब्द है। अस्थिर है, अड़े है, यायावर है, या फिर गतिशील है। जो एक स्थान पर टिक कर के नहीं रहता है उसका मतलब क्या हो जाता है? यायावार हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? यायावर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 आता है कि बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है। इसमें आपको बताना है कि इनमें प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हो जाते हैं कि बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। माखनलाल चतुर्वेदी की है, सुभद्रा कुमारी चौहान की है, या फिर सोहनलाल द्विवेदी की है, या राम नरेश त्रिपाठी की है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, यह सुभद्रा कुमारी चौहान की हो जाती है।
क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है कि समास का अर्थ है। आपको समास का अर्थ बताना है। तो संक्षेप होता है, विच्छेद होता है, विस्तार होता है या फिर नवीन अर्थ होता है। तो समास का अर्थ क्या हो जाता है? संक्षेप हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट आंसर हो जाता है कि समास का मतलब क्या होता है? संक्षेप हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 आता है कि भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा के शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य बताना है। तो भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान, बच्चों को व्यस्त रखना या बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना या बच्चों की त्रुटियों की केवल सूची बनाना, जो आपका उपचारात्मक शिक्षण है इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 कि भाषा और प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान करना तथा उनका निदान करना। बच्चों को जो कठिनाई आ रही हैं उनको पहचानना और उनका फिर आपको निवारण करना है, यही आपका राइट आंसर हो जाता है। उपचारात्मक शिक्षण का यह उद्देश्य हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 आता है कि प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है? इनमें से कौन सा एक नहीं आता है भाषाई शिक्षण कौशल के अंतर्गत? तो सुनना, बोलना, हंसना या फिर लिखना। तो आपको पता होना चाहिए जो भाषा के हमारे कौशल होते हैं कौन कौन से होते हैं। तो इसको हम लिखते हैं सुबोपली। सुबोपली। सु से आपका हो जाता है सुनना और बो से आपका हो जाता है बोलना। प से आपका क्या हो जाता है? पढ़ना। ले से आपका क्या हो जाता है? लिखना। सुबोपली यह आपके क्या हो जाते हैं? यह भाषाई कौशल हो जाते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि कौन सा नहीं है। तो सुनना है, बोलना है, लिखना है, लेकिन इसमें हंसना है यह नहीं है। नहीं पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 आता है कि हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, 5 सितंबर को, 2 अक्टूबर को या 26 जनवरी को? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाता है। और यह कब से मनाया जाने लगा था? तो 14 सितंबर 1949 से हिंदी दिवस मनाया जाने लगा था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 आता है कि काव्य शिक्षण का उद्देश्य है। काव्य शिक्षण का आपको उद्देश्य बताना है कि भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना या व्याकरण के नियमों की जानकारी देना या संगीत कला में निपुण बनना या रसानुभूति एवं आनंदभूति कराना। तो काव्य शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? तो काव्य शिक्षण का उद्देश्य हो जाता है कि रसानुभूति एवं आनंदभूति कराना। क्या कराना? काव्य का मतलब होता है कि रस और आनंद की अनुभूति कराना आपका काव्य कहलाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 आता है कि निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो राम जाता है, सीताफल खाती है, मेरी गाय काली है, जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो आपको बताना है विशेषण की बात करते हैं तो इसमें विशेषण है कौन सा हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है मेरी गाय काली है। मेरी गाय कैसी है? काली है। और काली आपका क्या हो जाता है? इसमें काली आपका एक विशेषण हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाता है कि इसमें विशेषण पूछा है तो मेरी गाय काली है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 आता है कि नाटक शिक्षण में कक्षा विनय प्रणाली के प्रयोग से शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है या बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है या बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि नाटक शिक्षण में कक्षा विनय प्रणाली के प्रयोग से क्या होता है? इससे क्या होता है कि बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाता है। बच्चे हैं अभिनय के द्वारा जल्दी सीखते हैं और अच्छे तरीके से सीख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 आता है कि निम्नलिखित में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है।
इसमें आपको बताना है कि अधिकरण कारक का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। तो बाहाना रूढ़ में, सत्ताधीश में, गंगाजल में या फिर रेखा चित्र में। तो आपका अधिकरण कारक का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, बाहाना रूढ़ में आपका क्या हो जाता है, इसमें आपका अधिकरण कारक हो जाता है। वाहन पर आरूढ़, बाहाना रूढ़ यानी कि वाहन पर आरूढ़, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आपका 15 आता है कि किस रस को रसराज कहा जाता है। किस रस को रसराज कहा जाता है। तो श्रृंगार रस को, वीर रस को, हास्य रस को या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका रस है जिसको रसराज कहते हैं, कौन सा रस होता है। तो यह आपका श्रृंगार रस होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 आता है कि घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है। आदिकाल का, भक्ति काल का, रीति काल का या फिर भारतेंदु काल का। जो घनानंद है इसको किस काल का कवि माना जाता है। तो यह रीति काल के कवि थे। कौन, घनानंद है, यह रीति काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाता है। और यह रहने वाले कहाँ के थे। तो यह बुलंदशहर के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, बुलंदशहर के रहने वाले थे घनानंद। और बात करते हैं बुलंदशहर है कहाँ पर। तो उत्तर प्रदेश में यह है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 आता है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, आशीर्वाद है या आशीर्वाद है। तो आपको इसमें बताना है कि शुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाता है। इस क्वेश्चन को कई बार पूछा जा चुका है कि आशीर्वाद का सही जो शुद्ध वर्तनी है यह कौन सी हो जाती है। तो आशीर्वाद हो जाती है। इस तरीके से आशीर्वाद को लिखा जाता है, आशीर्वाद। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 आता है, को से किसका कारक का बोध होता है। को से कौन से कारक का बोध होता है। तो कर्म कारक का, करण कारक का, संप्रदान कारक का या अधिकरण कारक का। तो को से किस कारक का बोध होता है। तो इससे क्या होता है, इससे कर्म कारक का बोध होता है। किसका बोध होता है, कर्म कारक का बोध होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 आता है कि सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन का उपनाम क्या है। आपको इनका उपनाम बताना है। तो हरिओध है, निराला है, अज्ञेय है या फिर गुलेरी है। जो आपके सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन कौन हो जाते हैं, इनका उपनाम हो जाता है अज्ञेय। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है, अज्ञेय इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि बिहारी के प्रसिद्ध हैं। बिहारी के क्या प्रसिद्ध हैं। तो कवित्त प्रसिद्ध हैं, सवैया प्रसिद्ध हैं, पद प्रसिद्ध है या फिर दोहा प्रसिद्ध है। तो बिहारी के दोहा प्रसिद्ध हैं। क्या प्रसिद्ध हैं बिहारी के, बिहारी के दोहा प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 आता है, पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद है। पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद बताना है। तो पुनः धन जन्म है, पुरन धन जन्म है, पुनः धन जन्म है या पुनः धन आजन्म है। तो पुनर्जन्म का संधि विच्छेद बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 पुनः धन जन्म। यह क्या हो जाता है, संधि विच्छेद हो जाता है। किसका, पुनर्जन्म का। पुनर्जन्म में कौन सी संधि हो जाती है। तो इसमें आपकी विसर्ग संधि हो जाती है। कौन सी संधि, इसमें आपकी विसर्ग संधि हो जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 आता है कि शोक किस रस का स्थायी भाव है। शोक आपको बताना है कि किस रस का स्थायी भाव हो जाता है। शांत रस का, करुण रस का, हास्य रस का या फिर वीर रस का। जो आपका शोक है यह किस रस का स्थायी भाव हो जाता है। तो यह करुण रस का स्थायी भाव हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 आता है कि सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है। तो अवधी में, ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में या फिर राजस्थानी में। जो आपके सूरदास हैं इन्होंने सूरसागर की रचना किस भाषा में की है। तो ब्रज भाषा में इन्होंने सूरसागर की रचना की है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नंबर 24 आता है
कि दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं। 24 होती हैं, 26 होती हैं, 28 होती हैं या फिर 30 होती हैं। तो दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं। दोहा की बात करते हैं। इसमें प्रथम और तृतीय चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं। और आपके द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। तो इसमें आपकी 11 मात्राएं होती हैं। तो आपको इसमें पूछा है कि दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं। तो इसमें 24 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाता है। इसमें आपकी कितनी मात्राएं हो जाती हैं। इसमें आपकी 24 मात्राएं हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 आता है। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हो इस समूह के लिए एक शब्द क्या है। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हो इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताना है। तो वह क्या हो जाता है। कुलीन है, समृद्ध है, धनी है या फिर कृपण है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 कि जो अच्छे कुल में उत्पन्न होता है वह क्या हो जाता है। कुलीन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। कृपण क्या होता है। कृपण का मतलब होता है। कृपण क्या होता है। जो बहुत कंजूस हो। क्या हो। जो बहुत कंजूस हो यह आपका क्या हो जाता है। कृपण हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें सही आंसर हो जाता है कि कुलीन आपका अच्छे कुल में उत्पन्न होने के लिए शब्द समूह है। क्वेश्चन नंबर आपका 26 आता है कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बताना है। तो दाती है, दात्र है, दात्री है या फिर धात्री है। जो आपका दाता शब्द है इसका स्त्रीलिंग शब्द बताना है आपको। तो दात्री हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाता है। दाता का स्त्रीलिंग क्या हो जाता है। दात्री हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 27 आता है कि लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है। इसमें आपको कारक बताना है। तो आपको पता है कारक से एक क्वेश्चन बन रहा है। आपने सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखा है कि कारक से एक क्वेश्चन आपका बना है। तो बताना है आपको कि लड़का पेड़ से गिरा। इसमें अपादान कारक है, संप्रदान कारक है, कर्म कारक है या फिर अधिकरण कारक है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है अपादान कारक। अलग होने के संबंध में क्या होता है। अपादान कारक होता है। अलग होने के संबंध में क्या होता है। अपादान कारक होता है। अलग होने के संबंध में अपादान कारक होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाता है। क्योंकि लड़का पेड़ से गिर गया है यानी कि बच्चा है पेड़ से पूरी तरह से गिर चुका है। यानी कि अलगाव की बात होती है। छत से ईंट गिरी, पेड़ से पत्ता गिरा, इसमें क्या हो जाते हैं। इसमें आपका अपादान कारक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 28 आता है कि पापी में कौन सा विशेषण है। पापी में आपको विशेषण बताना है। इसमें कौन सा विशेषण हो जाता है। तो संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या प्रमाणवाचक विशेषण होता है। तो पापी में कौन सा विशेषण हो जाता है। इसमें आपका गुणवाचक विशेषण हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है कि पापी में गुणों की बात हो रही है कि उसके गुण कैसे हैं। उसके पाप पाप वाले गुण हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर आपका 29 आता है कि नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरज सी कल क्रांति थी में कौन सा अलंकार है। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरज सी कल क्रांति थी में कौन सा अलंकार हो जाता है। उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, श्लेष अलंकार है या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। तो इसमें आपका उपमा अलंकार हो जाता है। क्या हो जाता है। उपमा अलंकार हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 30 आता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि बीजक किसकी रचना है। तो सूर की है, तुलसीदास की है, कबीर की है या फिर जायसी की है। जो आपकी वीर रचना है यह आपकी कबीर की हो जाती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाता है। और कबीर कौन से काल के कवि थे। तो कबीर हैं वह भक्ति काल के कवि थे। कबीर किस काल के कवि थे। तो यह भक्ति काल के कवि थे।
और यह बीजक रचना की बात करते हैं तो इसकी रचना कब की थी, तो 1464 ईस्वी में इसकी रचना की थी। किसने की थी, कबीर ने की थी। और कबीर हैं यह भक्ति काल के कवि हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाता है। तो चलिए, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ पर विजिट करना है। तो चलिए, मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको आंसर ज़रूर करेंगे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में।